नमोस्तु रामाय CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए NTA के द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये परीक्षा पिछले वर्ष से आयोजित की जा रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों या भारत के विभिन्न अच्छे जो विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रवेश पाने के लिए इस परीक्षा को पास करना होता है हमें। NEP नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद में ये परीक्षा आयोजित होने लगी और ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जिसका जितना अच्छा रैंक होता है, जितने अच्छे नंबर आते हैं उसके अनुसार अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा कॉलेज उनको छात्र को मिल जाता है, छात्र या छात्रा को मिल जाता है। तो ये जो परीक्षा है सभी विषयों में होती है। तो उसी प्रकार से संस्कृत विषय में भी प्रतिवर्ष ये परीक्षा आयोजित होती है और संस्कृत को लेने वाले छात्र अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर के संस्कृत पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये परीक्षा देना अनिवार्य होता है और बहुत सारे छात्र फॉर्म भर चुके हैं, उन्हें परीक्षा देना है। तो संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या है, उसमें हमें तैयारी कैसी करनी है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि अब जो है जो हम UG या PG कर रहे हैं उसमें प्रतिवर्ष मतलब अगर हम एक वर्ष भी UG कर लेते हैं तो उसकी भी हमें अब डिग्री मिल जाती है। पहले तो एक वर्ष करने के बाद में अगर छूट जाता था तो वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता था, बेकार हो जाता था, पर ऐसा नहीं है आजकल। अब कुछ जो NEP आई उसके तहत जो आजकल का जो पाठ्यक्रम है, जो पढ़ने का अध्ययन करने का जो तरीका है, वो सब कुछ में बहुत सारा बदलाव आ रहा है और निरंतर बदलाव होता जा रहा है। धीरे धीरे NEP के बहुत सारे लाभ धरातल पर भी दिखाई देंगे। तो संस्कृत में भी संस्कृत विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या तिरुपति का संस्कृत का केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या अपना दिल्ली का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इन सभी या इनसे जुड़े हुए जो इनके जो कैंपस हैं, इनसे जुड़े हुए जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए CUET की प्रवेश परीक्षा देना हमें अनिवार्य है। अब संस्कृत का सिलेबस क्या है, संस्कृत के सिलेबस में क्या क्या है, इसको हम विचार करेंगे। NTA के द्वारा जो सिलेबस पाठ्यक्रम जो निर्धारित हुआ है उसमें 10 बिंदु हैं। क्रम से 10 बिंदुओं में सारे विषयों का विभाजन किया है कि ये सारे विषय परीक्षा में आने वाले हैं। क्रमबद्ध हम उन पर चर्चा करेंगे। आज तो केवल पाठ्यक्रम के चर्चा के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। आगे क्रमबद्ध हम उन सभी जो भी पाठ्यक्रम में विषय हैं उन पर मैं आपको मार्गदर्शन करूँगा यथामति। तो पहला जो इसमें बिंदु है, पहला जो विषय का जो विभाजन है वो प्रथम बिंदु में शब्द रूप, वस्तुतः जो 12वीं कक्षा चाहे वरिष्ठ उपाध्याय हो अथवा उत्तर मध्यमा हो अथवा सामान्य संस्कृत पढ़ करके आया छात्र हो, सब में जो कॉमन है, मतलब सामान्य रूप से जो सभी पढ़ते हैं, जैसे भाषा ज्ञान सभी पढ़ते हैं, सभी वाक्य रचना पढ़ते हैं। मतलब संस्कृत 8वीं क्लास हो या 5वीं क्लास हो या 9वीं क्लास हो या 11वीं क्लास हो या 12वीं क्लास हो, सभी कक्षाओं में प्रायः संस्कृत अनुवाद पढ़ाया जाता है। तो NTA ने जो हमारे सामने जो एक पाठ्यक्रम रखा है वो उसमें भाषा ज्ञान प्रमुख रखा है। भाषा से संबंधित सारे लगभग जो इसके बिंदु हैं वो हैं। तो हमारी जो है हमें भाषा संस्कृत, चूँकि आगे जो हमारा पाठ्यक्रम है जो हमें पढ़ना है, ऐसा नई शिक्षा नीति का ये नियम है कि जिस भाषा में जो ग्रंथ है उसी भाषा में उसे पढ़ाया जाना है। तो ये भाषिक परीक्षण जो है छात्र का इस परीक्षा के द्वारा हो जाता है, इसलिए पाठ्यक्रम भी उसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो पाठ्यक्रम के प्रथम बिंदु में जो है शब्द रूपाणि रखा है। वाक्येषु विभक्ति प्रयोगाः, वाक्यों में विभक्तियों का किस तरह से प्रयोग हो, कौन सी विभक्ति कहाँ लगाई जाए, और विभिन्न सारे जो अजंत शब्द हैं, हलंत शब्द हैं, इकारांत शब्द हैं, उकारांत शब्द हैं, उनमें से कुछ चयनित शब्दों को सिलेबस में जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया है। तो सबसे पहले शब्द रूप है। शब्द रूप के बाद जो दूसरा हमारा विभाग दिया है, शब्द रूप के बाद धातु रूप का नंबर लिया है।
धातु में कुछ गिने चुने कुछ प्रसिद्ध जो धातुएं हैं उनको जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो शब्द रूप के बाद जो है धातु रूप जो है दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में जो है संधयः संधि विच्छेदाश्च। तो शब्द रूप और धातु रूप के बाद में संधियां जो विभिन्न अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, पूर्व रूप संधि, ये विभिन्न जो संधियां हैं और संधि विच्छेद, जहाँ संधि किए हुए पद हैं उनका विच्छेद कैसे करना है या ये कहाँ कैसे विच्छेद करना है, यहाँ पर विच्छेद करके क्या हो सकता है, ये सारा हमें देना है। मतलब परीक्षा में इस तरह से हमें हमारी परीक्षा में आने वाला है कि संधि युक्त पद को दिया रहेगा, उसमें विच्छेद करना है, पदच्छेद करना है उसका, एक तो ये। और दूसरा जो पद विच्छिन्न पद मतलब अलग अलग पद दिए हुए हैं उसमें संधि कौन सी होगी, तो संधि करना। ये दोनों बातें हमारी परीक्षा में आने वाली हैं, संधया संधि विच्छेदाश्च। अगला जो चौथा नंबर का जो इसमें चौथा नंबर का जो विभाजन क्रम है, फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है उसमें क्या है, समासाः विग्रहाश्च। मतलब जो प्रसिद्ध समास हैं, सामान्य रूप से समास तो बहुत व्यापक है, लेकिन उसमें से जो संक्षिप्त जो प्रसिद्ध समास है, नॉर्मल अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ये इनके कुछ प्रसिद्ध जो उदाहरण हैं उनमें समास कैसे पहले तो उदाहरण देकर के इसमें समास कौन सा है ये, क्योंकि छात्र कुछ समास पहचानता है या नहीं जानता है, इस बात का परीक्षण जो है परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। तो समास कौन सा है और उस जो भी समास है यानी समस्त पद दे करके उसका विग्रह क्या हो सकता है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं समास और समास का विग्रह, ये चौथे नंबर के पॉइंट पे आने वाला है। और जो पांचवा नंबर का पॉइंट है, पांचवें नंबर के पॉइंट में प्रत्ययों की चर्चा है। तो समास और समास का विग्रह, उसके बाद प्रत्ययों की चर्चा आती है। प्रत्ययों में कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, जितने भी ये सारे प्रत्यय हैं, इन सारे प्रत्ययों का जो है प्रयोग, प्रत्ययों का ज्ञान, प्रत्यय लग करके कौन सा शब्द बनता है। तो कुछ जो प्रसिद्ध जो प्रत्यय हैं उनका पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है कि भाई क्षत्रिय है, सानच है, तवतु है, मतुप है, इन ठक्ठ हैं, जो प्रसिद्ध प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को लिया है कि इन प्रत्ययों के लग करके कौन से शब्द बनते हैं और शब्द दे करके भाई इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है, छात्र कुछ प्रत्यय का ज्ञान रखता है नहीं रखता है, इस बात का परीक्षण प्रत्ययों के द्वारा किया जाना है। इसके बाद जो छठा पॉइंट है, छठे नंबर के जो है विभाजन, छठे नंबर के विभाग में आपका है उपपद विभक्तियों का प्रयोग। क्योंकि दो प्रकार की विभक्तियाँ लगती हैं, वाक्य रचना हम जब बनाते हैं तो उसमें दो प्रकार की विभक्तियाँ आती हैं, एक कारक विभक्ति होती है और दूसरी जो विभक्ति लगती है वो उपपद विभक्ति होती है। कारक विभक्ति की ये स्थिति है कि क्रिया को लेकर के जो विभक्ति प्राप्त होती है वो कारक विभक्ति होती है, और उपपद विभक्ति में ये है कि केवल शब्द आ गया, नवः पद आ गया, चतुर्थी लगाइए, ठीक है, विना पद आ गया, तृतीया लगाइए। तो ऐसे कुछ पद हैं जिनको पद को लेकर के, यानी पदम, जैसे एक संस्कृत के एक वाक्य में कहते हैं इसकी परिभाषा कि पदम आश्रित्य जायमाना विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही। पद का आश्रय लेकर के जो होने वाली विभक्ति है वो क्या है, उपपद विभक्ति है। केवल पद है, विभक्ति लग जाएगी, तो उपपद विभक्तियों की चर्चा आएगी। तो छठवें नंबर के पॉइंट पे उपपद विभक्तियों का प्रयोग, जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा इत्यादि बहुत सारे पद है, उभ सर्वत, उभयतः, सर्वतः इत्यादि पद, तो उनकी चर्चा आएगी। उसके बाद जो सातवां नंबर का कार्य, सातवें नंबर का जो विभाग है, सातवां नंबर का जो पॉइंट है उसमें भाषिक कार्य है, भाषा संबंधी कार्य। उसमें जैसे विशेषण है, विशेष इसमें क्या है, विशेषण है किसमें क्या है, कर्ता कौन है, कर्तृपद कौन है, क्रियापद कौन है, पर्यायवाची शब्दों का कुछ वहाँ पर प्रयोग, कुछ विलोम शब्दों का भी वहाँ पर विलोम शब्दों का, पर्यायवाची पर्याय पदों का, ये सारे शब्द ज्ञान का, कि छात्र जो है शब्द ज्ञान कितना रखता है, तो उसके परीक्षण के लिए पर्याय पदों का और विलोम इत्यादि शब्दों का ज्ञान के लिए ये परीक्षण रखा गया है। उसके बाद जो आठवां पॉइंट आता है आपके पाठ्यक्रम का, आठवें पॉइंट में छंदसाम सोदाहरण लक्षण परिचय श्लोकेषु छंदो ज्ञानम, छंदो अभिज्ञानम। छंदसाम सोदाहरणम लक्षण परिचय, जो प्रसिद्ध छंद हैं उनके कौन कौन से छंद आने वाले हैं उनका इसमें नाम भी दे रखा है। हम उनको अगली जो कक्षा है उसमें एक एक विषय को क्रम से मैं लूँगा और आप लोगों को मैं वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो आप जो चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर कर दें, जिससे जो भी छात्र लाभान्वित होना चाहते हैं वो लाभान्वित होएं।
सभी को लाभ मिले, ऐसी मेरी भावना है। इसी के तहत हम आगे सभी पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले हैं। तो छंदों का ज्ञान, कुछ इसमें प्रसिद्ध छंद है, उनका लक्षण क्या है और उन छंदों का उदाहरण क्या है, ये सारी बातें हमें 8वें नंबर के पॉइंट में पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। और श्लोकेषु छंदो ज्ञानम, श्लोक वहाँ पर प्रदत्त होंगे। तो जब हमें छंद का लक्षण हमें आता होगा, प्रसिद्ध छंद हैं, उनके लक्षण हमें याद करने होंगे, हमें स्मरण में रखने होंगे। और तो स्वतः ही जो छंद का लक्षण है, वो लक्षण जिसमें मिल रहा है वही छंद उस श्लोक में होगा। तो श्लोक में छंदो ज्ञान, कि श्लोक में कौन सा श्लोक दे करके छंद ज्ञान, कि भाई छात्र को संस्कृत के कुछ छंद ज्ञान है नहीं है, इसका भी परीक्षण इसके द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा जो 9वां नंबर का पॉइंट है, उसके अंदर शब्दालंकार अर्थालंकार, कुछ जो है शब्दालंकार और कुछ अर्थालंकार। जो बहुत अलंकार तो बहुत सारे हैं, पर उसमें से छांट करके प्रमुख जो है वरिष्ठ उपाध्याय 12th क्लास तक, 12वीं क्लास का बच्चा कितना अलंकार जान सकता है, कितना उसका परिचय है, सामान्य उसको परिचय हो, तैयारी करके आए जाने, इसके लिए जो है दे रखा है। तो उसमें कुछ छंद जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार हैं, शब्दालंकार हैं। और छंद की तो चर्चा पहले कर दी थी हमने, इसमें अलंकार हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष है, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अर्थांतर न्यास है। तो ये सारे 5-6 अलंकार हैं। इनके प्रसिद्ध लक्षण उदाहरण क्या हैं, इसकी भी हम चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। और अंतिम जो पॉइंट है, अंतिम जो पाठ्यक्रम का इन्होंने विभाजन किया है, वो संस्कृत साहित्य से सामान्य परिचय। संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, संस्कृत साहित्य की रचनाएं, प्रसिद्ध कवि, बहुत सारे जो हमारे सामान्य संस्कृत का, सामान्य वेदों के बारे में, सामान्य पुराणों के बारे में, सामान्य काव्यों के बारे में, सामान्य रूप से कवियों के बारे में, कुछ कवियों के प्रसिद्ध काव्य, कुछ रचनाएं, इन सब का जो है सामान्य रूप से परिचय आने वाला है। तो ये 10 पॉइंट में 10 पॉइंट में संस्कृत का जो अभी एनटीए के द्वारा आयोजित परीक्षा सीईटी होने वाली है, उसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो मैं जो है प्रत्येक जो पॉइंट बने 10 पॉइंट है, तो 10 का जो है क्रमबद्ध मैं आगे जो है कि वीडियो बना करके आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, जिससे आप अभी, क्योंकि 21 मई से परीक्षा होने वाली है, तो इसलिए जो है आप जो तैयारी कर रहे हो तैयारी कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ में आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपने जो पढ़ा है वो कहाँ तक सही पढ़ा है, या कहाँ तक हमें और पढ़ना है, कैसी तैयारी करनी है, इस बात को, इससे आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो निश्चित ही आपको इससे सहयोग मिलेगा। तो आज जो है केवल पाठ्यक्रम की चर्चा के उद्देश्य से मैं यहाँ पर लेकर के आपको ये वीडियो लेकर के आया था। कल से क्रमबद्ध आपको एक पॉइंट का, 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट का मैं एक बिंदुवार सारे पाठ्यक्रम का विवेचन करूँगा, उससे आप लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है, धन्यवाद।